एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स प्रो मैक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी लॉ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड क्या आप जानते हैं कि कंपनी को लॉ एक अलग लीगल पर्सन मानता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में कोर्ट उसके ये प्रोटेक्शन ही हटा देती है। आखिर कोर्ट ऐसा क्यों करती है? इसी कंसेप्ट को कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को जीरो से डिटेल तक सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ और इम्पोर्टेंट केस लॉ के साथ समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन क्या है कि कॉर्पोरेट वेल होता क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी होती क्या है। लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कि कंपनी इंसान नहीं होती, लेकिन लॉ उसको एक अलग लीगल पर्सन मानता है। इसीलिए कंपनी एक प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। कंपनी के अगेंस्ट भी केस हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग लीगल पर्सन होते हैं। मतलब अगर कंपनी ने लोन लिया है तो नॉर्मली उसका रीपेमेंट शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं होगा। कंपनी का पैसा कंपनी का होता है, मेंबर्स का पैसा मेंबर्स का होता है। इस प्रोटेक्शन को ही कॉर्पोरेट वील कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, इमेजिन करो कि कंपनी और शेयर होल्डर के बीच एक ट्रांसपेरेंट पर्दा है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट वेल लगा हुआ है। कोर्ट नॉर्मली इस पर्दे के पीछे नहीं देख सकती, सिर्फ कंपनी को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसीलिए शेयर होल्डर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। अब इस कंसेप्ट को एक फेमस केस से समझते हैं। एक बिजनेसमैन था, मिस्टर सोलोमन। उनका शू बिजनेस था। उन्होंने अपना बिजनेस एक कंपनी बनाकर ट्रांसफर कर दिया। कंपनी का नाम था सलमन एंड कंपनी लिमिटेड। कंपनी के मेंबर कौन थे? सलमन, उसकी वाइफ, उसकी डॉटर एंड उसके 4 सन, यानी टोटल 7 मेंबर थे। कंपनी ने सलमन को बिजनेस के बदले 20,000 पौंड के शेयर्स दे दिए और 10,000 पौंड के डिबेंचर दिए। बाद में कंपनी को हैवी लॉसेस हुए और कंपनी बंद होने लगी। कंपनी के पास सिर्फ 6,000 पौंड की एसेट बची, लेकिन कंपनी की लाइबिलिटीज थी डिबेंचर टोटल 10,000 पाउंड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स टोटल 7,000 पाउंड। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने बोला कि सलमन और कंपनी तो सेम ही है, पहले हमें पैसा मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बोला नहीं, कंपनी एक अलग लीगल पर्सन है और सलमन भी एक अलग लीगल पर्सन है। इसीलिए डिबेंचर होल्डर सलमन को प्रायोरिटी मिलेगी। इस केस से क्या प्रिंसिपल निकला? कंपनी और शेयर होल्डर अलग अलग लीगल एंटिटीज हैं। इसी प्रिंसिपल को सेपरेट लीगल एंटिटी डॉक्ट्राइन कहते हैं और कंपनी और मेंबर के बीच जो प्रोटेक्शन है उसको ही कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कोर्ट हर सिचुएशन में
कंपनी को अलग लीगल पर्सन ही मानती है? आंसर क्या है? नहीं। कभी कभी लोग कंपनी का मिसयूज करते हैं, फ्रॉड करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, दूसरों को चीट करते हैं। ऐसे केसेस में कोर्ट कंपनी के पीछे छुपे हुए असली लोगों को आइडेंटिफाई करती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। देखो यहाँ पर भी वही सेम लिखा है। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल इज अ लीगल डॉक्ट्राइन अंडर द कंपनी लॉ वेयर द कोर्ट इग्नोर्स द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी एंड looks behind it to identify the real person, director, promoters or shareholder controlling the company. मतलब जब कोर्ट कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को इग्नोर करके कंपनी के पीछे छुपे हुए डायरेक्टर, प्रमोटर्स या फिर शेयर होल्डर्स को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल बनाती है, उस प्रोसेस को लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल को याद रखने के लिए की पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट है कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन होती है। सेकंड, कॉर्पोरेट वेल शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन देता है। थर्ड, कोर्ट सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में वेल लिफ्ट करती है। एंड द लास्ट, आफ्टर लिफ्टिंग द वेल द रियल कंट्रोलर्स ऑफ द कंपनी बिकम पर्सनली लायबल। मतलब वेल लिफ्ट होने के बाद डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर्स पर्सनली लायबल हो जाते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मिस्टर ए के ऊपर बहुत लोन है, क्रेडिटर्स उससे पैसा मांग रही हैं कि हमारा पैसा वापस दो। मिस्टर ए अपनी सारी प्रॉपर्टी एक कंपनी के नाम ट्रांसफर कर देता है। अब वो बोलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंपनी की प्रॉपर्टी है। अगर कोर्ट को लगे कि कंपनी सिर्फ क्रेडिटर्स को चीट करने के लिए बनाई गई है, तो कोर्ट कॉर्पोरेट वेल हटा देगी और मिस्टर ए को पर्सनली लायबल बना देगी। यही है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कब कोर्ट कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करती है। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है कॉमन लॉ एक्सेप्शंस, सेकंड है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। अब इन दोनों को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कॉमन लॉ एक्सेप्शन को, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर्स। अ कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन विद माइंड एंड कंसाइंस, बट इट मे assume enemy character when person in effective control of its affair are resident of an enemy country or wherever resident are acting under the direction of an aligned enemy। ये सिचुएशन जनरली वॉर के टाइम आती है। कब एक कंपनी एक कंट्री में रजिस्टर्ड होती है, लेकिन उसको कंट्रोल किसी एनिमी कंट्री के लोग करते हैं। ऐसे में कोर्ट कंपनी के रजिस्ट्रेशन नहीं देखती, कोर्ट देखती है असली कंट्रोल किसके पास है। If a company is managed by the hostiles, then the court may lift the veil। अगर एनिमी कंट्री के लोग कंपनी चला रहे हैं, तो कंपनी को भी एनिमी कंपनी माना जा सकता है, इसलिए कोर्ट कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करती है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी क्या है? डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। एक कंपनी इंग्लैंड में रजिस्टर्ड थी, लेकिन उसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जर्मनी के थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कंपनी ने कोर्ट में पैसा रिकवर करने का केस फाइल किया। हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि कंपनी टेक्निकली इंग्लैंड की है, लेकिन कंट्रोल जर्मनी के पास है, इसीलिए ये एनिमी कंपनी है और कंपनी को केस कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं दी गई। कोर्ट ने कंपनी के रजिस्ट्रेशन को इग्नोर करके उसके रियल कंट्रोलर को देखा, इसीलिए कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की गई। सेकेंड पॉइंट इज
where company is a sham. The court will lift the veil where a company is a sham, that is, where the company was incorporated for some illegal purpose. Sham का मतलब होता है फेक कंपनी। अगर कंपनी सिर्फ इलीगल पर्पस के लिए बनाई गई हो तो कोर्ट उसकी सेपरेट आइडेंटिटी को इग्नोर कर देती है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने लोन लिया, लोन का पैसा अपनी फेक कंपनी में ट्रांसफर कर दिया, सिर्फ क्रेडिटर को कंफ्यूज करने के लिए। कोर्ट बोलेगी कि ये कंपनी सिर्फ नाम की है, असली पर्सन तुम ही हो और तुम पर्सनली लायबल होगे। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक केस स्टडी करते हैं। केस क्या है? गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्नी। हॉर्नी एक कंपनी में जॉब करता था। उसने एग्रीमेंट साइन किया था कि जॉब छोड़ने के बाद वो कंपनी के कस्टमर को कांटेक्ट नहीं करेगा। जब छोड़ने के बाद उसने एक नई कंपनी बना ली, उस कंपनी के थ्रू वही कस्टमर को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। अब कोर्ट ने बोला कि ये कंपनी सिर्फ एग्रीमेंट तोड़ने के लिए बनाई गई है, कंपनी सिर्फ एक मास्क है। कोर्ट ने कंपनी और हॉर्नी दोनों के अगेंस्ट इंजंक्शन पास कर दिया। Third point is prevention of fraud and improper conduct, where it appears that the company was incorporated for evading the contractual and statutory obligations. The court disregards the separate existence of the company. अगर कंपनी फ्रॉड करने के लिए बनाई गई हो या लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए यूज की जा रही हो तो कोर्ट कॉर्पोरेट वे लिफ्ट करेगी। फ्रॉड के लिए कंपनी का मिसयूज अलाउड नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट इज कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट। कभी कंपनी खुद का बिजनेस नहीं करती, सिर्फ किसी दूसरी कंपनी या शेयर होल्डर के बिहाफ पर काम करती है, मतलब कंपनी सिर्फ एजेंट होती है। ऐसे केसेस में प्रिंसिपल को लायबल माना जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, REFG Film Limited, an English company, was formed with the capital of 100 shares, 90 of which were held by an American director of a United States film company and 100 were held by another director, a British subject. The company produces a film called Monsoon, the production of which was financed by the American company. एक ब्रिटिश कंपनी ने एक फिल्म प्रोड्यूस की, लेकिन पूरा फाइनेंस और कंट्रोल अमेरिकन कंपनी के पास था। The court refuses to agree that the film was made by the British company, noting the company was merely the agent of the United States Film Company, REFG Film Limited. कोर्ट ने बोला कि फिल्म एक्चुअली ब्रिटिश कंपनी ने नहीं बनाई। ब्रिटिश कंपनी सिर्फ अमेरिकन कंपनी की एजेंट थी, इसीलिए कोर्ट ने कॉर्पोरेट वे लिफ्ट कर दी। Next point is protection of revenue. The court may disregard the corporate entity of a company where it is used for tax evasion or tax obligation. अगर कोई कंपनी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बनाई गई हो तो कोर्ट उसकी सेपरेट आइडेंटिटी को इग्नोर कर सकती है, जिसे टैक्स इवेजन भी कहा जाता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। D was a wealthy man getting huge dividend and interest income. In order to avoid super tax, he formed 4 private companies and agreed with each to hold a block of investment as an agent for them. Dividend received were credited in the account of the company and the amount was handed back to him as a loan. एक रिच पर्सन बहुत टैक्स पे करता था। टैक्स बचाने के लिए उसने 4 प्राइवेट कंपनीज बना दी, अपने इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज के नाम कर दी, इनकम कंपनीज के नाम पर दिखाई, बाद में वही पैसा लोन के नाम पर वापस ले लेता था। Thus, divided his income in 4 parts to avoid liability. The court held that as the companies did not business, the 4 companies were nothing more than he himself.
कोर्ट ने कहा कि ये कंपनीज कोई रियल बिजनेस नहीं कर रही, ये सिर्फ टैक्स बचाने का तरीका है। इसीलिए कोर्ट ने कंपनी को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कंपनी कोर्ट के ऑर्डर की डिसरिस्पेक्ट करती है तो कोर्ट ये नहीं देखेगी कि कंपनी अलग पर्सन है। कोर्ट पता लगाएगी कि असली रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, फिर उस पर्सन को पनिशमेंट दे देगी। इसीलिए कॉर्पोरेट वे लिफ्ट होती है। Now we will discuss second type of exception, that is statutory obligation exception, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है misstatement in prospectus according to section 35. A person who has sustained any loss or damage due to a prospectus, the company and every person who is a director at the time of the issue of the prospectus has authorized himself to be named, is named in the prospectus as a director of the company, is the promoter of the company, has authorized the issue of the prospectus. Prospectus एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करने वक्त इंफॉर्मेशन देती है। अगर प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है और इन्वेस्टर को लॉस होता है तो सिर्फ कंपनी ही नहीं, डायरेक्टर, प्रमोटर्स, एक्सपर्ट्स, प्रोस्पेक्टस इशू करने वाले पर्सन सभी लाइबल होंगे। सबको कंपनसेशन देनी पड़ सकती है। सेकेंड पॉइंट इज मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम। According to Section 12 of the Companies Act 2013, every company shall have its name printed on hundies, promissory notes, bill of exchange and other documents as may be prescribed. हर कंपनी को अपना रजिस्टर्ड नाम, बिल, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर क्लियरली प्रिंट करना जरूरी है। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद this requirements, the company and every officer who is in default shall be liable to a penalty of ₹1,000 of every day during which the default continues, but not exceeding 1 lakh rupees. अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो कंपनी और डिफॉल्ट करने वाले ऑफिसर दोनों पेनल्टी के लाइबल होंगे। पेनल्टी कितनी होगी? ₹1,000 पर डे, मैक्सिमम अप टू 1 lakh rupees, but not exceeding 1 lakh rupees. Next, third point is liability for ultra vires act. अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है अपनी लीगल पावर या अथॉरिटी से बाहर जाकर कोई काम करना। अगर डायरेक्टर कंपनी की अथॉरिटी से बाहर जाकर कोई एक्ट करते हैं तो उसके लिए कंपनी नहीं बल्कि डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो सकते हैं। तो चलिए अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि कॉर्पोरेट विल क्या होती है। क्या होती है कॉर्पोरेट विल? कंपनी और शेयर होल्डर के बीच एक लीगल प्रोटेक्शन होती है। नेक्स्ट हमने देखा कि लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल क्या होता है। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल होता है कोर्ट कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी को इग्नोर करके असली कंट्रोलर को पर्सनली लायबल बनाती है। नेक्स्ट हमने देखा कॉमन लॉ एक्सेप्शन एंड स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। कॉमन लॉ एक्सेप्शन में हमने पढ़ा एनिमी कैरेक्टर, शैम और फेक कंपनी, फ्रॉड और इनप्रॉपर कंडक्ट, कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देन हमने स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन में पढ़ा मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, देन अल्ट्रा वायर्स एक्ट। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल का कंप्लीट कंसेप्ट डिटेल में समझा। कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, सलमन का केस, कोर्ट कब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करती है, कॉमन लॉ एक्सेप्शंस और स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, सब कुछ हमने एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट केस लॉ के साथ कवर किया। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए
और अगर आप कॉमर्स प्रो मैक्स पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कॉमर्स के हर इम्पोर्टेंट टॉपिक की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग ओनली विद कॉमर्स प्रो मैक्स।